अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो इस वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि जो भी इस्लाम के रिलेटेड है, फ़राइज़ है या अहादीस के रिलेटेड है या सुन्नत तरीक़े हैं, इनका मेडिकल साइंस से क्या लेना देना है, मतलब क्या फ़ायदेमंद है। जो भी मतलब जो बीमारियां हैं, तो ये सुन्नत तरीक़ों पर चलने से कौन कौन से बीमारियों का शिफा ऑटोमेटिक होता है या उनको रोक सकते हैं या बीमारी आने से रोक सकते हैं, उसके ताल्लुक़ से हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले नमाज से। जैसे कि इस्लाम है, इस्लाम बना हुआ है पांच पिलर से, जैसे सुतून बोलते हैं। तो पहला है शहादा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा है नमाज, तीसरा है ज़कात, और चौथा है रोज़ा, और पांचवा है हज। तो इसमें ये पांच सुतून है इस्लाम में। तो एक एक करके हम जानते जाएंगे कि पहला नमाज आज डिस्कस करेंगे, फिर बाद में ज़कात क्या है और इसकी अहमियत क्या है दीन और दुनिया में दोनों भी, और रोज़ा रोज़ा रखने से क्या मेडिकल बेनिफिट्स हैं और कौन कौन से बीमारियों की शिफा है सिर्फ रोज़ा रखने से। आजकल महंगे महंगे मेडिसिन ले रहे हैं। ओके, मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट भी है, उसका गलत इफ़ेक्ट भी हो सकता है हमारे जिस्म पे। तो सुन्नत तरीक़ों पर चलने से तो हम मेडिसिन को भी लेना भी कम कर सकते हैं, कम करना या कंप्लीटली बंद भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एक बुक सुना था कि तिब्ब नबवी, तो इसमें हर बीमारी का इलाज है सिर्फ खानों के क्या परहेज़ करना है और क्या खाना है। तो पहले शुरू करते हैं नमाज। जैसे कि आप सब जानते हैं, नमाज में वज़ू नमाज की कुंजी है। तो ये हम बचपन से सुनते आए थे। तो वज़ू अगर सही है तो आधा आधी नमाज भी वहीं पर सही है, और बाकी के जो भी फ़राइज़ और सुन्नत है नमाज में, तो उसको करने से पूरी कंप्लीट होगी। तो जैसे कि आप जानते हैं पूरे स्टेप्स, वज़ू करने में पहले हाथ धोना है, फिर बाद में मुंह में कुली करना है, फिर बाद में नाक को साफ़ करना है, और फेस को धोना है, यानी पूरे फेस को पेशानी से लेके ठुड्डी तक और एक कान से लेके एक कान तक धोने का है। फिर बाद में कोहनियों तक हाथ को पूरा धोना। ओके, दोनों हाथ को धोना, फिर बाद में सर का मसा करना, और गर्दन पे सर के मसे में वो भी एक स्टेप है कि गर्दन पे हाथ या पानी फैलाना, फिर बाद में कान को क्लीन करना, साफ करना, बाद में कान के पीछे हिस्से में क्लीन करना, ये सब। फिर बाद में पैरों को अच्छी तरह टखनों के ऊपर तक धोना। ठीक। तो ये तो वजू का तरीका है। तो इसमें आप लोग जानते होंगे कम्युनिकेबल डिसीज। मैं कुछ एग्जांपल भी बोलता हूँ। कम्युनिकेबल मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन, एक आदमी से दूसरे आदमी को फैलने वाली बीमारी को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज। तो इसमें कम्युनिकेबल डिसीज का जरिया यह है, एक तो छींकने से या खांसने से उसको हम लेना, इनहेल करना, वो सांस हम लेना। तो ये कम्युनिकेबल डिसीजेस है ना, ये कैसे फैलते हैं बोले तो एक तो नाक से, मुंह से या कान से। ठीक है, ये मेन जरिए है। तो ये कम्युनिकेबल डिसीज को फैलने का जरिया है। जो भी जिरासिम है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनके थ्रू जाते हैं कहाँ, जिस्म में। जाने के बाद तो फिर बॉडी में डिसीज होना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो हम तो यहाँ पे वजू में डेली 5 मरतबा, 5 वक्त की नमाज है, 5 मरतबा हम क्या कर रहे हैं, नाक को क्लीन कर रही, मुंह को क्लीन कर रही, और कान को भी क्लीन कर रहे हैं। तो इससे ऑलमोस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्फेक्शन होने से बच रहे हैं। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट ये है, आप यहाँ देख सकते हैं, सर का मसा करते जब गर्दन पे हाथ ऐसा फैलाते ना, तो वहाँ पे ठंडा पानी जो लगता, तो इधर आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड यानी दिमाग और उससे आने वाली पूरी रगें, तो ये नर्व्स बोलते हैं। नर्व्स का क्या है, क्या फंक्शन है बोले तो, जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं जैसे बात करना, देखना, सांस सांस लेना, जबान का ये करना और खाने को चबाना, जो भी आप मेरे ऊपर से वीडियो में देख सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ का बोल रहा हूँ पूरा। तो वो सुनना है, जो भी है, या हाथ ऐसा हिलाना या बात करना, जो भी, ये पूरे काम क्या है, ये नर्व से होते हैं। तो ये नर्व्स ट्रांजक्शन होना बोले तो क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ से गर्दन से पूरा ब्रेन, इसका एक सिस्टम है जो कि पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता। तो यहाँ पे और एक है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जैसे दिमाग यहाँ तक होता, तो उसके बाद से जो शुरू होता उसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड से अलग अलग किस्म के रग यानी नर्व्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं या फैलना। ओके, आप यहाँ दे सकते हैं गर्दन में 8 किस्म के नर्व्स है,
फंदे से लेके जहाँ तक भी हमारी फसली की हड्डी है, तो वहां तक उसको थोरैसिक लेवल बोलते हैं। थोरैसिक रीजन में 12 किस्म के नर्व्स है, 12 पेयर्स। और लंबर, कंबर के रीजन पे 5 किस्म के। और सैक्रल जैसे हिप रीजन बोलते हैं, कंबर के नीचे के हिस्से में 5 किस्म के हैं। और उसके बाद कॉर्डेट इक्विना बोल के। तो ये पूरे यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे नर्व्स पूरे ट्रांसमिट होते हैं, ताकि जो हमारा चलना उठना बैठना ये सब है ना, ये नर्व्स के थ्रू कंट्रोल होते हैं। तो सर का मसा करने से क्या है, ये रग पूरी यहाँ से ऊपर, ये जो है ना, ये जो बेस है इसका, तो यहाँ से जो रगा स्टार्ट होते, नर्व स्टार्ट होते, उस उनको स्टिमुलेट मिलता, वो चालू होते, या उनमें एक दौरान, मतलब जैसा खून का दौरान है ना, उसमें नर्व का एक दौरान स्टार्ट होता। तो बुढ़ापे में जो बीमारियां आती हैं, जैसे पागलपन होना या भूल चूक होना या अलग अलग बात करना, जो जो कोऑर्डिनेशन नहीं रहता, हम एक पूछ रहे हैं तो उन्होंने एक बोलते रहते आंसर। तो ये सब बीमारी क्या है, एज रिलेटेड, एज रिलेटेड यानी बुढ़ापे में आने वाली बीमारियां हैं। तो ये बीमारियां सर का मसा करने से या गर्दन पे हाथ फैलाने से कम होते हैं। ठीक है। इसलिए बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि जवानी में नमाज पढ़ो, बुढ़ापे में तो हर कोई पढ़ता। ओके। तो यहाँ देख सकते हैं इंग्लिश में भी, फ्रीक्वेंट रिंजिंग वॉशिंग ऑफ हैंड्स माउथ नेजल पैसेजेस removes microbes, reduce transmission of respiratory and contact infections, and keep exposed skin areas cleans. Regular ablution, ablution का मतलब है वजू, also habituates people in too frequent hands face hygiene. Okay, जो भी हम मुसाफा करते हैं उसके बाद हाथ धोना बेसिक फंडामेंटल है कि इन मेडिसिन में या हमारे डेली एक्टिविटीज में साफ सफाई करना। साफ सफाई पहले मुंह का, क्योंकि यहाँ से कम्युनिकेबल डिसीजेज जो भी हम खाते हैं, जो भी जिस्म के अंदर जाता, इनके दौरान ही जाता। और दो है जो पेशाब पैखाना करने का है, उससे भी क्लीनिंग करने का है, तो वो हम अगले वीडियोस में देखेंगे उसका क्या सुन्नत तरीका है और क्या है मेडिकल रिलेशन। ठीक है। तो अब तक आप जाने होंगे कि वजू की क्या अहमियत है। तो मैं जो भी बोल रहा हूँ मेरे खुद से नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे पूरा इस्लामी जो तरीक़े हैं और उनका स्टडीज़ जो मेडिकल साइंस में हुआ, तो उनके एविडेंस लेके यहाँ पे एविडेंस भी दिया हूँ नीचे। रिव्यूज एंड स्टडीज, मतलब इन पे स्टडीज किया गया है। लिंकिंग रिचुअल अब्लूशन, वजू करना, रिचुअल अब्लूशन मतलब इस्लामिक रिलीजन में जो वजू करते हैं उसका क्या रिलेशन है, टू रिड्यूस माइक्रोबियल लोड। माइक्रोबियल मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे जिरासिम है, उनका लोड मतलब उनका कॉन्सेंट्रेशन कम होना। हाइजीन बिहेवियर, हैंड वॉशिंग एंड रिंजिंग reduces respiratory and enteric infections। रेस्पिरेटरी मतलब जो भी नाक से होने वाली बीमारियां हैं, जैसे निमोनिया हुआ, खांसी हुई, सर्दी हुई या टीबी हुआ, जो भी है रेस्पिरेटरी रिलेटेड, ओके, तो वो कम होती हैं। और एंटेरिक, एंटेरिक इन्फेक्शन मतलब पेट की बीमारियां, ये पूरे कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुंह कुल्ली कर रही, जो भी जरासीम मुंह में है उसको बाहर डाल रहे हैं। ठीक है। दो तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है हमारे बॉडी में, एक बुरे और एक अच्छे। तो इनके बारे में इंशाल्लाह अगले वीडियोस में मैं तफसील से बताना चाहता हूँ। पहला स्टेप नमाज में वजू, दूसरा है क़ियाम करना या कुरान की तिलावत करना। तो इससे क्या लेना देना है साइंस से। जैसे हम दिन भर जो भी एक्टिविटीज करते हैं, जो भी काम करते हैं, उनका जैसे हम रकात भनते हैं, अल्लाह अकबर बोलते हैं ना क़ियाम करने में, जैसे रकात भनते हैं उनका कनेक्शन कट हो जाता। जैसे दिन दिन में हजारों काम करके उनका ख्याल रहता ना, तो यहाँ पे नमाज पर जैसे आते हैं तो एक कनेक्शन कट हो जाता कि हम क़ियाम करने के बाद क्या होता, बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते। एक तो ब्रीदिंग कंट्रोल होता और बाद में वोकलाइजेशन। ब्रीदिंग कंट्रोल जैसे वो कनेक्शन हजारों के जो भी भीड़ वाले, मतलब दिमाग में जो भी ख्यालात चलते हैं, जो भी ख्यालात हैं, उनसे बाहर आने के बाद क्या है, एकदम ब्रीदिंग में कंट्रोल होती है। जैसे आदमी एक भाग भाग के आते कि एकदम एकदम रुक जाता, तो उनकी सांस में कैसा ठहराव आता नहीं, तो आराम से ब्रीदिंग करते हैं। ओके, रेगुलेट ब्रीदिंग एंड स्पेस्ड स्पीच विच कैन स्टिमुलेट वेगल पाथवेज एंड प्रोमोट पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये दो नर्व, जैसे हम रगों का ये बोले ना, तो उसमें अलग अलग सिस्टम्स है, अलग अलग कंपार्टमेंट्स है। अब फेस को जो भी मेडिकल बैकग्राउंड वाले हैं आसान से समझ में आता, जो भी मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है उनको थोड़ा बहुत मुश्किल होता समझने में, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आसान तरीके में समझाने की। जैसे अलग अलग ये नर्व्स के एक सिस्टम होते, तो एक एक काम अलग अलग सिस्टम करता। जैसे वेगल पाथवे है,
और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है। पैरासिम्पथेटिक मतलब आसान तरीके में बोलूँ तो जो भी हमारे बॉडी में सेक्रेशंस होते हैं, मतलब लिक्विड सेक्रेशन, जैसे आंखों से पानी टपकना, या मुंह में वो सलाइवा आ जाना, या नाक से सेक्रेशन होना यानी बलगम निकलना, या पेट में अंदर भूख लगती तो अंदर HCl बोल के सिक्रेट होता, तो इनका सिक्रेट होना ये सब क्या है, पैरासिम्पथेटिक नर्व्स कंट्रोल करते। तो यहाँ पे अगर आदमी हड़बड़ी में है, एंजाइटी में है, तो ये सिस्टम पूरे इनहिबिट होते। इनहिबिट होना मतलब बंद हो जाना। तो ये सिस्टम्स कब रिलीज होते, तो आदमी अगर कूल एंड काम है या एक रिलैक्स्ड मोड में है, तो ब्रीदिंग क्या है, कंट्रोल रहता। क्या है, एक ठहराव, मतलब ब्रीदिंग में एक कंट्रोल आए तो, यानी इफ दैट ब्रीदिंग कंट्रोल इज देयर देन पैरासिम्पथेटिक, ये नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होते। स्टिमुलेट होने में क्या है, ये क्या करते हैं, इनका क्या फायदा है बोले तो ये रेस्ट और डाइजेशन, तो खाना जो भी हम खाते हैं तो उसको डाइजेशन यानी हाजिमा होने में तो हेल्प करती है। ये पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, ये जो भी खाना खाए रहते हैं ना, तो खाना अच्छे से हाजिमा हो, तो इसका ये फायदा है। जैसे हम क़याम करते हैं तो एक कंट्रोल में आ जाती हैं, जो मेंटली जो प्रेशर था वो प्रेशर एकदम कम होता। और एक फायदा ये है कॉग्निटिव एंगेजमेंट। कॉग्निटिव मतलब जो तासीर जो होती है, एक एक चीज़ पे कंसंट्रेट करने की जो कैपेसिटी है, तो वो बढ़ जाती है। ओके, जैसे सुनने का हुआ, या जो पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनको नमाज में ऐसा एक तरफ कंसंट्रेट, जैसे हम क़याम बंदे की सजदे के जगह हमारी निगाह टिका के रहते हैं ना, तो एक जगह देखने से एक कंसंट्रेशन बढ़ता। तो दो फायदे ये है क़याम से, जैसे हम ठहरते हैं। पहली बात तो ब्रीदिंग में कंट्रोल होना, ब्रीदिंग में कंट्रोल होने से जो भी नर्वस सिस्टम है जो रिलैक्सेशन में होते हैं, तो वो नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेट होता। उसके फ़ायदे हम देखें कि एक तो हम मतलब इंसान को रिलैक्सेशन मिलता, और खाने में जो भी खाए रहते हैं उनका डाइजेशन अच्छा होता। जो भी बीमारियां देख लो, पेट अगर साफ नहीं है तो बहुत सारे बीमारियां पेट पेट से आने वाले हैं, जो खाना हाजिमा नहीं होता। रिसर्च भी प्रूव हुआ कि कंसंट्रेशन और ब्रीदिंग यानी ब्रीदिंग कंट्रोल बढ़ता, और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेट होता बोल के स्टडीज इसके ऊपर बहुत सारे करने के बाद इसको एक आखिरी रिजल्ट मिला। नेक्स्ट रुकू। जैसे रुकू में जाते हैं तो इसका, रुकू और सजदे का मैं क्या ही बोलूँ कि कितने फ़ायदे हैं। तो आप यहाँ दे सकते हैं, पहले मेडिकल रिलेटेड देखेंगे, फिर बाद में उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखेंगे। तो आप देख सकते हैं, एक तो रीढ़ की हड्डी ये है, ये पीछे बैक बैक की है, जैसे यहाँ पे जो पीठ की हड्डी बोलते हैं ना, तो ये हड्डी है ये। तो पीठ की हड्डी में आप ऊपर एक हड्डी है, नीचे एक हड्डी है, तो इसको बीच में जो है, तो इसको डिस्क बोलते हैं। एक स्पॉन्ज के टाइप का रहता है, जैसे यहाँ कान की हड्डी है ना, तो इससे भी स्मूथ रहती है। तो ये क्या काम करती है बोले तो आसान तरीके में बोलूँ तो जैसे बाइक चलाते हैं, बाइक के शॉक शॉक ऑब्जर्वर होते हैं ना, जैसे गड्ढे में डाले या खड्डे में डाले, तो उसमें क्या है, एक शॉक ऑब्जर्वर होता। मतलब हमें जो चलाने वाले होते हैं उनको तकलीफ नहीं होती उतना। जो शॉक ऑब्जर्वर अगर ख़राब है बोले तो उनको कमर में एकदम झटका लगता। ओके, वो वैसा ये क्या है, ये वर्टेब्रल डिस्क जो है, तो ये शॉक ऑब्जर्विंग का काम करते हैं। ओके, जैसे जो ये बीच में देख रखे हैं आप, यहाँ बीच बीच में ये है ना, तो ये है स्पॉन्ज के टाइप की डिस्क है यहाँ पे। तो इसके ऊपर प्रेशर बढ़ने से क्या है, एक ही ऐसे ही सिकुड़ जाते हैं। सिकुड़ना मतलब वो हार्ड हो जाते हैं अगर उनका मूवमेंट नहीं है। ओके, और एक बात ये बोलना था, जैसे हर हमारे जिस्म में सेल्स होते हैं। ओके, तो इनमें सेल्स है ना, सेल्स में क्या है, अच्छा खून अंदर जाता, बाहर खून बाहर आ जाता सेल्स में। तो ये खून खून में ऑक्सीजन रहता। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता। तो अच्छा खून जो है वो सेल्स में अंदर जाता, खराब खून वो बाहर आता। तो यहाँ पे ये क्या है, ये कब होता बोले तो जब बॉडी मूवमेंट होती, तो उसमें अच्छा खून अंदर जाके जो भी उसके इम्प्योरिटीज है वो खून से बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब इन पे ये वर्टेब्रल कॉलम है ना, ये पीठ में मूवमेंट ना होने की वजह से क्या है, ये ऐसी जो भी इम्प्योरिटीज है उसमें यहाँ पे भर लेते हैं। ओके, जो गंदगी है, इम्प्योरिटीज मतलब जो गंदगी है बॉडी में, जो भी गंदगी है, तो वो खून में वहीं के वहीं रुक जाते हैं। तो इसकी वजह से बैक पेन होना, पीठ में दर्द होना, या ये हिस्से में ज़्यादातर ये हिस्से में दर्द होता। ओके, इसकी वजह यह है खून की दौरान ना होने की वजह से।
तो बेनिफिट ये है रुकू और सजदा करने से, तो ये मजल्स और ये जो वर्टेब्रा है, ये बोन है, ये हड्डियां हैं ना, रीढ़ की हड्डी जो है, उसमें खून का दौरान अच्छा होता। खून के दौरान होने से क्या है, अच्छा खून अंदर जाता, जो गंदा खून है वो बाहर होता। तो ये क्या है, ये सर्कुलर वे में चलते रहता। जैसे हम डेली 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, तो मान लो कि जो भी खून है, गंदा खून है, वो सर्कुलेट होते रहता, अच्छा खून आता और गंदा खून चले जाता। तो ऐसा होते रहता, ये रुकू की बेनिफिट है। और फिर बाद में इत्तिदाल है, इसका क्या बेनिफिट है, ट्रांजिशन बैक टू स्टैंडिंग चैलेंजेस पोस्चर एंड कंट्रोल बैलेंस। तो ये बैलेंस करने में एक एक ट्रेनिंग के टाइप का, जैसे एक पैर पे, जैसे मेडिकल टर्म्स है, मेडिकल एक टेस्ट है, आदमी की कॉग्निटिव या बैलेंस देखने के लिए एक पैर उठा के एक पैर पे खड़े होना पड़ता, तो इसका बैलेंस देखने के लिए ये बैलेंसिंग एक्सरसाइज है। ओके, तो इसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स हुए सो है और इसमें प्रूव हुआ सो है। नेक्स्ट सुजूद यानी सजदा। तो सजदे के तो बहुत सारे बेनिफिट्स है, बहुत सारे फायदे हैं। तो उसमें से कुछ है जो दिमाग और दिल दोनों को सुकून पहुंचाता। और हम बचपन में भी ये भी पढ़े थे कि नमाज क्या है, आंखों की ठंडक है, दिमाग और दिल का सुकून है। ठीक है, नमाज पढ़ने से दिल को और दिमाग को आराम मिलता और आंखों की ठंडक है। तो चलिए, सजदे का क्या फायदा है, सजदे का आप यहाँ दे सकते हैं, सेरेब्रल हिमोडायनेमिक्स एंड न्यूरोफिजियोलॉजी रिलैक्सेशन। सेरेब्रल हिमोडायनेमिक्स, हिमोडायनेमिक्स मतलब खून का दौरान होना, कहाँ पे, सेरेब्रा, सेरेब्रल मतलब सर पे। ओके, तो आदमी जब खड़े होता, दिल हमारा यहाँ पे छाती पे रहता नहीं, तो खड़े होने पे क्या है, सर हमारा छाती से तो ऊपर के हिस्से में रहता, तो इसलिए खून का दौरान ज्यादा नहीं होता। ओके, होता लेकिन कंपेरेटिवली कम होता। जब हम सजदा करते हैं तो यहाँ पे दिल रहता, राइट, तो यहाँ चेस्ट है, तो यहाँ पे दिल रहता, और ये सजदा क्या है, सर का हिस्सा क्या है, दिल से बहुत नीचे के हिस्से में है, तो खून का दौरान आसान से होता। ओके, तो इसलिए दिमाग और दिल और आंखों की ठंडक, कई को बोले बोले तो ये खून है ना, दिल से सीधा दिमाग और आंखों तक, और जो भी नीचे के ऑर्गन्स है उस पे डायरेक्टली, मतलब और ज्यादा खून पंप होता। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं, लोअरिंग ऑफ द हेड बिलो द हार्ट altered cerebral blood flow and many transient increase perfusion, perfusion मतलब खून का दौरान होना, टू फ्रंटल रीजन, फ्रंटल मतलब आगे का हिस्सा, न्यूरोफिजियोलॉजिकल एंड रिलैक्सेशन। ओके, और एक यहाँ ईजी बोल के एक है, मैं उसके बारे में बोलता हूँ। तो न्यूरोनल, जैसे उम्र यूजुअली 60 साल की उम्र के बाद क्या है, हमारे दिमाग के रगें कमज़ोर होती। ओके, उनकी जो भी कैपेसिटी है, उनकी कैपेसिटी पूरी कम होती। तो वो क्या है, वो जानने के लिए एक टेस्ट है, जैसे ईसीजी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, मतलब हार्ट का जो डायग्राम देखते हैं उसको ईसीजी बोलते हैं। यहाँ पे है ईईजी, ईईजी मतलब इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो ये दिमाग की जो भी अलन चलन है, इनकी जो भी ट्रांसमिशन होते रहता है, न्यूरोनल कंडक्शन या न्यूरोनल ट्रांसमिशन होता, उसको जानने के लिए ईईजी बोलते हैं। ओके, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो यहाँ पे स्टडीज करने के बाद क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, ये स्टडीज में नमाज पढ़ने वालों को एक ग्रुप करे, नमाज नहीं पढ़ने वालों को एक ग्रुप करे, दोनों को कंपेयर करें, तो क्या हुआ, जो भी दिमागी हालत है या नर्व्स हैं उनके, नमाज पढ़ने वालों में हेल्दी यानी तंदुरुस्त, आ, यानी वो प्रूव हुआ, और नमाज नहीं पढ़ने वाले में कंपेयर करने से उनका वीक था। ओके, जो भी दिमाग का हेल्थ था या नर्व्स का हेल्थ था वो कम हो गया था। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं, पायलट ईईजी एंड स्पेक्ट studies are reporting changes in frontal brain activity and cerebral blood flow associated with the prostration। ओके, तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो भी नमाज पढ़े उनकी दिमागी हालत तंदुरुस्त है, नमाज नहीं पढ़ने वालों के साथ कंपेयर करें। तो ये अहम चीज है सजदा, या दिमागी बीमारी जो भी है वो पूरे कंट्रोल होने में सजदा हेल्प करता है। फिर बाद में जलसा, ब्रीफ सिटिंग या तशहुद। तशहुद क्या मायने हैं, मतलब अतहयात में बैठने का क्या बेनिफिट है। शॉर्ट सीटेड पॉज गिव ट्रांजिएंट autonomic recovery, that is breathing normalize, heart rate decreases, and quite reflective statement promote emotional regulation and reduces
rumination, and similar to brief guided mindfulness pauses। जैसे दिन में हमारे मतलब ये जो अत्तहियात में बैठना या जलसे में बैठना, तो इसका क्या फायदा है, जो भी हमारे अगेन यहाँ पे दिल का धड़कना है तो वो एक कंट्रोल में रहता। ओके, सो हार्ट विल बी नॉर्मलाइज, हार्ट बीट जो होती है हमारी तो वो नॉर्मल हो जाती, और ब्रीदिंग भी क्या है नॉर्मल हो जाती। तो एक आदमी क्या है, एक काम यानी एक रिलैक्स मोड में आ जाता। नेक्स्ट है तस्लीम, यानी सलाम फेरना। सलाम फेरने में क्या है, गर्दन हम इधर और इधर मोड़ते। तो ये मोड़ने से क्या है, गर्दन के जो भी मसल्स है, जो भी स्केलेटल मसल्स बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स मतलब जो भी हड्डी को गोश्त लगा हुआ रहता है उसको स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। तो ये स्केलेटल मसल्स का रिलैक्सेशन होता है पूरी नमाज में, या आप रुकू ले लो या सजदा ले लो या सलाम फेरने का। तो इसमें क्या है, पूरे बॉडी के स्केलेटल मसल्स जो भी हड्डी को लगे हुए रहते तो वो पूरे रिलैक्स होते हैं। ओके, तो ये डेली सलाम फेरने से क्या है, एक बीमारी है कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस में अलग अलग तरीके के हैं, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक कॉमन है। उसमें क्या होता है, ये गर्दन के रगे पूरे या गोश्त पूरा सिकुड़ जाता। सिकुड़ना मतलब इधर इधर हिलाने नहीं होता, तो उसको स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। ओके, हिलाए तो दर्द होता। और हाथों में भी आती है, जॉइंट में भी स्पॉन्डिलाइटिस होता। आप जब देखे होंगे तो ये हाथ उंगलियां क्या है ऐसा हो जाते हैं, उनको ऐसा प्रॉपर मोड़ने नहीं आता। ओके, ऐसा स्वैन नेक बोलते हैं स्पॉन्डिलाइटिस। ओके, ऐसा सिकुड़ जाना। तो ये बीमारी क्या है, ये बहुत सारी, ये कॉमन है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। स्पॉन्डिलाइटिस में अलग अलग किस्म के स्पॉन्डिलाइटिस में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कॉमन है। तो ये सलाम फेरने से क्या है, स्पॉन्डिलाइटिस को रोका जा सकता है। तो यहाँ देख सकते हैं, फॉर्मल एंड टू द प्रैक्टिस सिग्नल कॉग्निटिव क्लोजर विच कैन रिड्यूस इंटेंसिव थॉट्स एंड सपोर्ट mental switching from next tasks and beneficial for mental well-being and reduce anxiety। तो एंजाइटी जो भी घबराहट होना या गड़बड़ होना, दिल में एक चंचल टाइप का होना, मतलब सुकून नहीं रहता ना, तो वैसा उसको एंजाइटी बोलते हैं। और मेंटल वेलबींग मतलब दिमागी तौर पे एक चुस्त या तंदुरुस्त बोलते हैं, तो वो या नमाज पढ़ने से होती है। और सोशल बॉन्डिंग एंड सपोर्ट, सोशल बॉन्डिंग मतलब लोगों से मिलना जुलना। ओके, तो ये एक बिहेवियरल सिम्टम्स बोलते हैं। जैसे हम इसमें है क्या बोलते हैं, मेडिकल, अगेन मेडिकल पूरा जो भी मैं बोल रहा हूँ मेडिकल रिलेटेड है, तो इसलिए मैं बार बार भी मेडिकल मेडिकल यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका मकसद ये है कि एक है फिजियोथेरेपी, आप सुने होंगे फिजियोथेरेपी। तो एक टाइप का ट्रीटमेंट है, इसमें क्या होता है, रिहैबिलिटेशन बोल के बोलते हैं, रिहैब। ओके, तो रिहैबिलिटेशन क्या है, इसमें एक एक तरह का ये ट्रीटमेंट है। इसमें ना मेडिसिन यूज करते ना कुछ भी, मतलब जो भी दवाइयाँ यूज़ नहीं करते। ओके, तो हमारी आदत को चेंज करना। ओके, तो हमारी डेली जो एक्टिविटीज़ है, जैसे एग्जांपल एक बोलूँ तो जो भी शराब पीती, तो शराब उसको छुड़वाना। ओके, मेडिसिन से ज़्यादा उसकी दिमागी हालत को कंट्रोल करना, तो उसको रिहैबिलिटेशन बोलते हैं। तो ये एक तरह का रिहैबिलिटेशन है। ओके, प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन मतलब बीमारी आने से पहले जो हम कंट्रोल करते हैं, तो उसको प्रिवेंशन बोलते हैं। तो एक कोट है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। परहेज में रहना या परहेज में मुब्तला रहना, या जो भी हमें रोका गया है उससे रुकना, एक ओच एक बीमारी कंट्रोल करने में बड़ा एक स्टेप है। ओके, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, तो वो मेडिसिन बहुत सारे डेंजरस मेडिसिन तो कॉस्टली, तो मैं नहीं बोल सकता कॉस्टली, तो लोग कितना भी कॉस्टली हो ले सकते हैं, लेकिन उसके जो भी साइड इफेक्ट्स है या एडवर्स इफेक्ट्स है वो बहुत, मतलब एग्जांपल बोलूँ तो अभी पेन किलर्स है, जैसे सर दर्द हुआ या बदन दर्द के वास्ते जो भी हम मेडिसिन लेते हैं, उनका सर दर्द करने का तो कम करने का तो छोड़ो, उसका इफेक्ट किडनीज पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए क्या है, जितना भी हो सकता या फूड कंट्रोल, खाने में कंट्रोल करने से बीमारियों को रोकें। तो लास्ट में क्या है, पूरा क्यूमुलेटिव इफेक्ट, मतलब 5 टाइम की नमाज पढ़ने से क्या क्या है, एक तो पहले क़ियाम बनना, फिर बाद में
नियत बांधना, फिर बाद में रुकू में जाना, सजदा करना या क़ियाम में बैठना, ये सब एक एक करके हम पूरे इसके फ़ायदे देखें। ठीक है, यहाँ पे मेंटल जो भी कनेक्शन था, बाहर दुनिया से जो भी कनेक्शन था, वो कनेक्शन को वहाँ पे कट कर देते। राइट। तो यहाँ पे खड़े होने से, फिर बाद में रुकू में जाने से क्या क्या फ़ायदे हुए वो देखें, फिर सजदे में जाने से क्या क्या फ़ायदे थे वो देखें। बहुत सारे, मतलब एक वर्ड में बोलूँ तो नमाज क्या है, दिल और दिमाग और आँखों को बहुत फायदेमंद है। और वज़ू करने से जो भी कम्युनिकेबल डिसीजेस है, या एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जो भी डिसीजेस, फैलने वाले डिसीज है, उनकी रुकावट होती है। तो ये फ़ायदे हैं वज़ू और नमाज में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, जो भी मैंने बताया, आपको थोड़ा कुछ भी समझ में आया या कुछ भी गलतियां हैं, आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। और अगली वीडियोस में मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं या किस टॉपिक पे मैं डिस्कस करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में अगर बताएंगे तो मेरे को बहुत यूज़ होता। तो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।